ओके सो हम बात कर रहे थे सेल बायोलॉजी की। सेल बायोलॉजी में भी पर्टिकुलरली हम सेल ऑर्गेनेलीज की बात कर रहे थे। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, sorry, not the nucleus. We have discussed about the cell wall, cell membrane, and chloroplast. Also, we have discussed about the structure of the mitochondria. Okay, so next we will discuss the functions of mitochondria. Although जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तभी मैक्सिमम फंक्शंस को हमने डिस्कस कर लिया था, बिकॉज वी नो दैट द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल. सो द मेन फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर जनरेशन और द एनर्जी जनरेशन, द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम. ठीक है, इसीलिए इसको पावर हाउस बोला जाता है ना, ये हम पढ़ते आए हैं from early childhood that mitochondria is the powerhouse of cell. So why it is powerhouse? Because it is the main site for the production of energy. It is the main site for production of energy. Energy in the living system means the production of the ATP molecules, mainly adenosine triose phosphate. Okay, this is the energy currency. Okay, although other nucleotides like GTP is also energy currency, but this is considered as the most important unit of the energy. Okay, that's why it is called the energy currency. Energy के कुछ checks भी होते हैं, like NADPH2, NADH2, FADH2. These are some energy coenzymes. बट फर्दर इनका भी ब्रेक डाउन होके जो एनर्जी इनके अंदर ट्रैप्ड है, दैट इज बीइंग यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी. सो दिस इज द डायरेक्ट करेंसी. सो द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, दैट फिनोमिना इज मेनली अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया. और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहां होता है? सपोज दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, वी ऑल नो. स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आप रेफर कर सकते हैं अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियो में. ओके, इनर मेम्ब्रेन जो होती है फोल्डेड होती है, क्रिस्टी बोलते हैं. क्रिस्टी में बहुत सारे जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैरियर प्रोटीन्स, दे आर अरेंज्ड इन 4 complexes, complex 1, 2, 3 and 4. आफ्टर दीज कॉम्प्लेक्सेस देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एटीपी मोटर. एटीपी मोटर होते हैं, रोटर पार्ट मैट्रिक्स में होता है. ठीक है, हेड मैट्रिक्स में होता है, टेल जो होती है वो इनर मेम्ब्रेन में होती है. एटीपी मोटर में, दिस इज एटीपी मोटर having 3 alpha 3 beta units in the rotor part. So this head is embedded in the matrix, tail is in the inner membrane of mitochondria itself. So whenever this motor will rotate, जब भी ये मोटर रोटेट करती है, then there will be production of ATP by mixing of the adenosine diose phosphate and the inorganic phosphate. इस तरह से एटीपी मोटर रोटेट होने पे एनर्जी बनती है. दिस वर्क डन और दिस थिंग इज डन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी और द मैक्सिमम प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन अकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पावर हाउस. सो कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो, जनरली एनर्जी प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन. एनी ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, वेदर कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज, वेदर लिपिड्स, वेदर प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक एसिड्स, फर्स्टली दे विल ब्रेक डाउन. तो अगर ग्लूकोज की बात करें हम, ओके, सपोज इफ आई टॉक अबाउट द ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड में. द ग्लूकोज ब्रेकन डाउन इनटू द पायरुविक एसिड. 1 molecule of glucose break down into 2 molecules of the pyruvic acid. This process is called glycolysis. एनर्जी जनरेशन का पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस. So glycolysis occurs in the cytoplasm. There is no role of the mitochondria in the glycolysis process. So the maximum energy which was trapped inside the glucose molecule is converted into the pyruvic acid. During this process, some energy is also liberated. So that energy is not produced by the mitochondria. That energy is directly liberated outside into the cytoplasm. तो यहाँ पे जो ATP बनते हैं, यहाँ पे 2 ATP बनते हैं इस प्रोसेस में, वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में ही यूज कर लिए जाते हैं. ओके, बट आफ्टर दिस, after the production of the pyruvic acid, this pyruvic acid get decarboxylated. This is a 3 carbon compound
इट इज गेट डी कार्बोक्सिलेटेड, CO2 एलिमिनेट हो जाएगी, डी कार्बोक्सिलेशन। एक 2 कार्बन का कंपाउंड एसिटाइल CoA, acetyl CoA is a 2 carbon compound. This is a very important compound which is used in the lipid synthesis as well as it is produced in the lipid breakdown. लिपिड इसी से बनते हैं और लिपिड इसी में टूटते हैं। ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ लिपिड फॉर्मेशन, सो इट इज अ इंपॉर्टेंट यूनिट। इसमें ये चेंज हो जाता है एसिटाइल कोए में। तो ये काम होता है मैट्रिक्स में। पायरुविक एसिड जो कि साइटोप्लाज्म में बना था, ध्यान से हम समझेंगे, ये सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया ये है, तो साइटोप्लाज्म में जो पायरुविक एसिड बना था बाय ग्लूकोज ब्रेकडाउन एंड द प्रोसेस वाज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, वो पायरुविक एसिड आ गया इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, जैसे ही पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में आया, यहाँ पे इसका डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन हुआ तो यहाँ पे एसिटाइल कोए बन गया। डी कार्बोक्सिलेशन में भी एनर्जी बनती है NADH2, दैट NADH2 इज नाउ इनसाइड द मैट्रिक्स। अब एनर्जी बनना स्टार्ट हो गई और कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, देन दिस एसिटाइल कोए, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड थे तो 2 ही एसिटाइल कोए बनते हैं, दोनों एसिटाइल कोए, इनकी एक साइकिल होगी, दे विल अंडरगो अ साइकिल which was proposed by Sir Hans Krebs, तो उन्हीं के नाम पे बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। ओके, सिट्रिक एसिड हैविंग 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसीलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है, उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए इस साइकिल को या तो साइंटिस्ट के नाम क्रेब्स के नाम पे या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। तो इसमें भी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, डायरेक्ट ATP भी बनते हैं प्लस NADH2 और FADH2 भी बनते हैं। अब क्रेब्स साइकिल के बाद, आफ्टर द क्रेब्स साइकिल, दीज NADH2 एंड FADH2 आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी भी मैक्सिमम एनर्जी हमें नहीं मिली है, इन एनर्जी चेक जो है, इनके अंदर क्या है एनर्जी हमारी अभी भी एनगल्फ है या कंज्यूम्ड है। तो फिर इनको कैश किया जाता है नेक्स्ट स्टेप में, आफ्टर द क्रेब्स साइकिल। Okay, so after glycolysis, the decarboxylation plus Krebs cycle they occur in the mitochondria. तो Krebs cycle mitochondria में हुई. After that, these NADH2 and FADH2 molecules, they will passes through these electron and proton carrier proteins which are embedded in the inner membrane of mitochondria. तो inner membrane में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैरियर्स हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस में अरेंज है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, 3, 4, तो इनके थ्रू ये क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। इसके बाद, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के बाद ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या होगा, प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे एज ए रिजल्ट ऑफ द पासिंग ऑफ द NADH2 एंड FADH2। यहां पे उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रिलीज कर देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन चारों कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोला जाता है। तो लोकेशन क्या हुई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए ज्यादातर काम कहां पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए पावर हाउस है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी बन रही है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जैसे ही FADH2 NADH2 इन कैरियर प्रोटीन से जाते हैं, तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, इसमें प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स तो इसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में एक्सेप्ट कर लेता है ऑक्सीजन। फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। तो ऑक्सीजन एक रॉ मटेरियल होती है किसमें, ब्रेकडाउन ऑफ फूड में। तो ये ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके प्लस कुछ प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करके, कहां से, मैट्रिक्स से, बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन इटसेल्फ, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ द O2 फॉर्म्स द वाटर। इस स्टेप को टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लास्ट एक्सेप्टर ऑक्सीजन गैस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन ने वाटर बना लिया, जो कि प्रोडक्ट है किसका, सेलुलर रेस्पिरेशन का। ठीक है, CO2 भी बनती है और वाटर भी बनता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, और उसी के साथ ATP बनती है, 36 ATP। तो अभी भी ATP नहीं बने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP नहीं बने हैं। लास्ट में क्या होता है, प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो गए आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, या कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है, ये जो ATP मोटर मैंने आपको बताई थी। अब इस मोटर के लिए रॉ मटेरियल है, एवरीथिंग नीड्स एनर्जी। ठीक है, वर्क करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी का सोर्स क्या है, ये प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन मोटर के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से मोटर है, ये उसका रोटर पार्ट है, घूमने वाला पार्ट। ठीक है, यहां पे ये टेल है।
टेल में जो ए सब यूनिट होती है, टेल की ए सब यूनिट जो है, इसमें से प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं। जैसे ही 3 प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं, ये मोटर एक बार घूमती है, ठीक है। तो जब NADH2 और FADH2 कैश हो रहे थे, उस टाइम एक डाटा आता है क्या कि 10 प्रोटॉन्स को पंप करता है NADH2 और 6 प्रोटॉन्स को पंप करता है FADH2। तो अगर 3 प्रोटॉन जाने से एक ATP बनता है, ठीक है, 3 प्रोटॉन जाने से एक ATP बनता है। तो अगर 10 प्रोटॉन जाएंगे, क्योंकि NADH2 से 10 प्रोटॉन पंप हो गए थे ना इधर आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, तो कितनी एनर्जी बनेगी? 10 के लिए फिर आपका 3 ATP बनेगी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। FADH2 6 प्रोटॉन्स को एक्यूमुलेट करता है, 3 प्रोटॉन से एक ATP बनते हैं, तो 6 प्रोटॉन से 2 ATP बनेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक NADH2 3 ATP के बराबर होता है, 1 FADH2 2 ATP के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली आफ्टर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन द एनर्जी इज गेन्ड। सो दीज 3 प्रोसेसेस, the Krebs cycle, the electron transport chain, and oxidative phosphorylation, all of these 3 occurs in the mitochondria. Krebs cycle occurs in the matrix, ETC and oxidative phosphorylation occurs in the inner membrane of mitochondria. इसीलिए inner membrane folded होती है, so that maximum number of the electron carrier proteins, proton carrier proteins, and the ATP motor, F0 F1 particle, ATP motor या oxysomes, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा accumulate हो सके inner membrane में, so that maximum amount of the energy can be जनरेटेड। इसीलिए इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डेड होती है, ओके। प्रोकैरियोट्स में जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वहां पे पायरुविक एसिड का फिर फर्दर कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता। ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड बना था ग्लूकोज से, ओके, तो उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, वो या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, या अदर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा लाइक इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल में, ठीक है। तो वहां पे कम एनर्जी मिलती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में बहुत कम एनर्जी मिलती है, क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। दिस वाज द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, सो फर्स्ट फंक्शन वाज प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी। How the energy is produced, we have studied in detail. After the production, it also conserves the energy. As well as heat. माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस तो करता ही है, साथ ही साथ उसको कंजर्व करके भी रखता है। इट डजंट मीन कि एटीपी डायरेक्ट यूज होते जा रहे हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द एटीपीज जस्ट प्रोड्यूस्ड एंड जस्ट यूज्ड, ऐसा नहीं होता, कंजर्व भी होते हैं एटीपी, एज वेल एज हीट भी कंजर्व करते हैं, ठीक है। हाइबरनेटिंग एनिमल्स जितने भी होते हैं, हाइबरनेटिंग एनिमल्स, उनमें जो ब्राउन फैट होता है, ठीक है, ब्राउन फैट में मच नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जितना ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव सिस्टम है, उतने ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, उनका मेटाबॉलिकली एक्टिव सिस्टम, जो उनका मेटाबॉलिकली सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है बिफोर द हाइबरनेशन, ठीक है, विंटर स्लीप में जाने से पहले। तो ब्राउन फैट वो बना लेते हैं, ब्राउन फैट के अंदर बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है और फिर उस एनर्जी को यूज करके हीट जनरेट करता रहता है, ठीक है। ब्राउन फैट के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, उन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। अब नंबर हाई होने की वजह से जब भी मेटाबॉलिकली वो इनएक्टिव हो गए, हाइबरनेशन में, कहां से नेटवर्क लॉस्ट हो गया था भैया, एक बार आप लोग बताइए। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, एक बार कोई भी एक स्टूडेंट बताएंगे। मैंने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं कब कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। देयर वाज सम नेटवर्क प्रॉब्लम, मैं रिपीट कर देता हूं। सो सेकंड फंक्शन मैंने बताया कि जो हाइबरनेटिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो ब्राउन फैट होता है उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू मच। तो माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है, प्लस उस एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो हाइबरनेटिंग एनिमल्स होते हैं इस तरह से अपनी विंटर स्लीप के अंदर सर्वाइव कर लेते हैं, बिकॉज देयर माइटोकॉन्ड्रिया कीप प्रोड्यूसिंग द एनर्जी व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू द हीट, दैट हीट इज जस्ट प्रोवाइडेड टू दैट एनिमल सो दैट एनिमल कैन सर्वाइव इन द विंटर स्लीप, ठीक है, विंटर स्लीप में वो सर्वाइव कर सके। तो ये भी एक माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है।
नेक्स्ट अगर फंक्शन की बात करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज वेल एज हीट के अलावा, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। प्रोटीन सिंथेसिस मींस एंजाइम्स भी बनाता है और प्रोटीन्स भी बनाता है। अब एंजाइम भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं, अमाइनो एसिड से ही बने होते हैं एंजाइम्स भी, ठीक है। सिंपल एंजाइम तो टोटली प्रोटीन से बने हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम में मेन पार्ट प्रोटीन का होता है या उसके अलावा एक कोफैक्टर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो एंजाइम्स या प्रोटीन्स सिंथेसाइज करता है माइटोकॉन्ड्रिया खुद। अब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांसलेशन, ओके, सेंट्रल डोग्मा। ट्रांसलेशन के लिए क्या होना चाहिए, एक एमआरएनए स्ट्रैंड। एमआरएनए स्ट्रैंड के लिए क्या होना चाहिए, डीएनए, because the RNA is produced by the process of transcription. So DNA है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, we all know that the mitochondria have DNA. So this mitochondria, that's why it is semi-autonomous, is capable of being synthesizing many proteins and many enzymes which are used by the mitochondria itself. खुद माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी एंजाइम यूज करता है, there are many thousands of the enzymes are present in the mitochondria. For example, cellular respiration की हम बात करें तो रेस्पिरेशन में थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स या बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं, ठीक है। खुद एटीपी मोटर एक एंजाइम है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज है, मैलिक डीहाइड्रोजिनेज है, क्रेब्स साइकिल में बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं। सो ऑल दैट एंजाइम्स, डीकार्बोक्सिलेशन में एंजाइम्स यूज होते हैं। तो मैक्सिमम एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया खुद बना लेता है, कुछ एंजाइम्स के लिए न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड है, इसलिए सेमी ऑटोनोमस है। अगर न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं होता तो ये कंप्लीटली ऑटोनोमस होता। तो प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, एंजाइम्स बना सकता है, ठीक है, खुद के प्रोटीन्स बना सकता है। उसके अलावा इट इज बिलीव्ड टू बी, ऐसा माना जाता है कि जो यॉक बनता है, यॉक डेवलपिंग ओवम में जो यॉक फॉर्मेशन होती है उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग यॉक फॉर्मेशन इन द डेवलपिंग ओवम इट वाज बिलीव्ड दैट माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हेल्प्स देयर, ओके। सो दिस इज द अनदर फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ट्रांसएमिनेशन में, ट्रांसएमिनेशन, formation of other amino acids. देखिए ट्रांसएमिनेशन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है, ओके। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूं, चाहे प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें, तो मोस्ट अबंडेंट गैस है नाइट्रोजन एनवायरमेंट में। बट नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और N2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ओके। हाईली इनर्ट गैस है, ट्रिपली कोवलेंटली बॉन्डेड है, तो फ्रीली अवेलेबल नहीं है कि आप डायरेक्टली इनहेल कर सके नाइट्रोजन को। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर नाइट्रोजन और नॉट, एम आई राइट और एम आई राइट? बताइए, नाइट्रोजन सभी को चाहिए या नहीं चाहिए? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन इन अस? एनी वन इंपॉर्टेंस? यस प्लीज। नाइट्रोजन का कोई भी एक इंपॉर्टेंस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए? चलिए कुछ आंसर सही आए हैं मेरे पास। तो जितने भी प्रोटीन अमाइनो एसिड्स उनके अंदर अमाइन ग्रुप नाइट्रोजन है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए उनके अंदर नाइट्रोजन है, ठीक है। सभी एंजाइम्स में नाइट्रोजन है बिकॉज एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ दी अमाइनो एसिड। तो उस नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट एनगल्फ नहीं कर सकते, ठीक है। नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, फिक्स करते हैं बैक्टीरिया, वेदर फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। सॉइल के अंदर ये प्रोसेस होता है, फिक्स करके अमोनिया बना देते हैं। सॉइल में अमोनिया बन गई, प्लांट अमोनिया को नहीं लेते, फिक्स की हुई नाइट्रोजन को केवल प्लांट लेते हैं, हम नहीं। हमारे पास नाइट्रोजन कहां से आई? ट्रॉपिक लेवल से। भाई प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर ने प्राइमरी कंज्यूमर्स को दे दिया। हो सकता है आप वेजिटेरियन, आप डायरेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर है, आपने नाइट्रोजन, जब आपने फूड लिया तो आपने अपने आप नाइट्रोजन भी ले ली। मैंने चावल खाए, मैंने चपाती खाई, उसके अंदर नाइट्रोजन है, ओके। सेकेंडरी कंज्यूमर है, सपोज आप नॉनवेज खाते हैं, किसी प्राइमरी कंज्यूमर को भी आप खाते हैं, तो आपने उससे नाइट्रोजन ले ली, ठीक है। इस तरह से हमारे पास नाइट्रोजन का सोर्स है। बट प्लांट्स जो होते हैं वो फिक्स की हुई नाइट्रोजन को लेते हैं, तो वो अमोनिया को भी नहीं लेते। सॉइल के अंदर अमोनिया को पहले चेंज करते हैं नाइट्रेट में वाया नाइट्राइट, ठीक है। अमोनिया से नाइट्रेट बना लेते हैं नाइट्राइट के थ्रू। ये काम भी बैक्टीरिया करते हैं, लाइक नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रेट ले लेता है प्लांट, ठीक है। प्लांट ने नाइट्रेट ले लिया, प्लांट नाइट्रेट लेने के बाद, नाइट्रेट फॉर्म टॉक्सिक है, तो इस नाइट्रेट को, अब सारा काम प्लांट के अंदर होगा, पहले सॉइल में हो रहा था, इसको वो वापस अमोनिया बनाता है, ठीक है, वाया नाइट्राइट। इसको बोलते हैं नाइट्रेट एसिमिलेशन, कि नाइट्रेट को ठिकाने लगा दिया, एसिमिलेट कर दिया, ठीक है। किसकी फॉर्म में? अमोनिया की फॉर्म में। अब अमोनिया भी टॉक्सिक है, तो फिर वो अमोनिया को भी एसिमिलेट करता है प्लांट, खुद प्लांट, ठीक है।
यहाँ पे एंजाइम्स यूज होते हैं प्लांट के, नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्राइट रिडक्टेज। ठीक है, इस काम में भी अमोनिया को फिर वो फाइनली फिक्स करता है किसकी फॉर्म में, अमीनो एसिड्स की फॉर्म में। देखिए ध्यान से समझिए, अभी तक नाइट्रोजन यूज नहीं कर रहा प्लांट, ना ही नाइट्रेट फॉर्म को यूज किया, नाइट्रेट को चेंज कर दिया अमोनिया में, इसको नाइट्रेट एसिमिलेशन बोलते हैं। अमोनिया को भी चेंज कर दिया अमीनो एसिड में, इसको अमोनिया एसिमिलेशन बोलते हैं। अमोनिया एसिमिलेशन में भी प्लांट के एंजाइम्स लगते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कैटालिटिक एमिनेशन है या रिडक्टिव है। कभी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, जब डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ भी प्लांट के एंजाइम लगते हैं, जैसे कि ग्लूटामाइन सिंथेज, ठीक है, या ग्लूटामेट सिंथेज या गोगैट। ठीक है, गोगेट एक एंजाइम होता है आपका, ग्लूटामाइन 2 ऑक्सीग्लूटारेट अमाइनो ट्रांसफरेज, अमाइन ग्रुप का ट्रांसफर कराता है। ट्रांसफरेज कैटेगरी का एंजाइम है, एंजाइम की 6 कैटेगरी होती है ना, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, इस तरह से। तो ट्रांसफरेज कैटेगरी का एंजाइम है, अमाइन ग्रुप को ट्रांसफर कराता है। ओके, एक अमीनो एसिड से दूसरे ऑर्गेनिक एसिड पे अमाइन ग्रुप का वो ट्रांसफर करा देता है। तो इस तरह से फाइनली अमीनो एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजन प्लांट यूज करता है। तो 1-2 अमीनो एसिड तो बन गए, सपोज एस्पार्टिक एसिड बन गया, ठीक है, एस्पार्टेट बन गया, तो उस अमीनो एसिड से अब फर्दर और अमीनो एसिड बनाना कहलाता है ट्रांस एमिनेशन। ठीक है, एक अमीनो एसिड से बहुत सारे अमीनो एसिड बनाना कहलाता है ट्रांस एमिनेशन। तो ट्रांस एमिनेशन में क्या होता है, किसी एक ऑर्गेनिक एसिड को या किसी भी एसिड को एक अमीनो एसिड से रिएक्ट करा देते हैं। ठीक है, इस अमीनो एसिड का अमाइन ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा किस पे, ऑर्गेनिक एसिड पे। तो अगर ऑर्गेनिक एसिड पे ट्रांसफर हो गया तो ये एसिड तो बन जाता है अमाइनो एसिड, और ये जो अमाइनो एसिड खुद था ये बन जाता है ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम 4 कार्बन का कोई अमाइनो एसिड लेते हैं, ठीक है, लाइक हमने ले लिया एस्पार्टेट, और हमने ऑर्गेनिक एसिड लिया 5 कार्बन का, जैसे कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड तो बन गया अमाइनो एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड तो क्या बन गया, अमाइनो एसिड, लाइक ग्लूटामिक एसिड बन गया, ग्लूटामिक एसिड। और खुद अमाइनो एसिड जो आपने लिया था, ठीक है, एस्पार्टेट जो लिया था, वो बन गया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। यानी 4 कार्बन का तो ऑर्गेनिक एसिड बन गया, 5 कार्बन का अमीनो एसिड बन गया। जबकि यहां उल्टा था, यहां आपने 5 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड लिया था और 4 कार्बन का अमीनो एसिड लिया था, तो अमाइन ग्रुप का ट्रांसफर हो गया। यहां भी एंजाइम होता है ट्रांस एमिनेज। तो देखिए आपने आपका एसिड क्या लिया था, आपने एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक अमीनो एसिड से आपने ग्लूटामिक एसिड भी बना दिया। इस प्रोसेस को ट्रांस एमिनेशन बोलते हैं। तो ये काम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होगा कि ये जो आपका प्रोडक्ट है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो कहां बनता है, कोई बता सकता है जल्दी से? ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, लेकिन कहां पे? ओके, आंसर सही है कुछ। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनता है क्रेब्स साइकिल में। एसिटाइल को ऑक्सैलोएसिटिक एसिड किया, सिट्रिक एसिड बना, आइसोसिट्रिक एसिड बना, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बना। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में 6 कार्बन है, क्योंकि सिट्रिक एसिड में भी 6 ही कार्बन थे। ठीक है, बट ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन दोनों चीजें होती हैं। तो जैसे ही डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 निकली, तो 5 कार्बन का एक कंपाउंड बनाएगा, वो कंपाउंड बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन केवल एक ही 5 कार्बन कंपाउंड बनता है प्लांट में, क्या? अल्फा कीटो ग्लूटारेट, जो इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए? दूसरा अमाइनो एसिड बनाने के लिए। तो ट्रांस एमिनेशन में पर्टिकुलरली अल्फा कीटो ग्लूटारेट से जब अमाइनो एसिड बनते हैं तो क्या बनते हैं? आपके ग्लूटामेट बनता है, और इस प्रोसेस को ट्रांस एमिनेशन बोलते हैं, दैट अकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन। कुछ और फंक्शन है, लाइक स्टोर करता है और रिलीज करता है कैल्शियम को। देखिए बहुत सारे सिग्नलिंग पाथवेज हैं। जब भी कोई मेटाबॉलिकली एक्टिव सिस्टम होता है या कोई लिविंग सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, सेल सिग्नलिंग होती है, एक सेल दूसरी सेल से कम्युनिकेट करती है। फॉर एग्जांपल हार्मोन का ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो हार्मोनल ट्रांसपोर्ट भी एक सेल सिग्नलिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरल ट्रांसपोर्ट भी एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, लगभग एडजेसेंट होती है सेल्स, उनके बीच में ट्रांसपोर्ट है। तो एक सेल का दूसरी सेल से सिग्नलिंग करना, कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है,
तो उस प्रोसेस में कैल्शियम आयंस रेगुलेटर होते हैं, कुछ को एक्टिवेट करते हैं सिग्नलिंग को, कुछ को इनहिबिट करते हैं। तो वो भी क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होते हैं या रिलीज होते हैं कैल्शियम आयंस। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज द इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस क्या है। ठीक है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है इंट्रिंसिक। उसके अलावा है आपका मैटरनल इनहेरिटेंस। देखिए डीएनए जो होता है आपका इनहेरिटरी यूनिट है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। ठीक है, प्रोजेनीज के अंदर जो पेरेंट्स से कैरेक्टर्स जाते हैं प्रोजेनी में, इनहेरिटेंस के थ्रू जाते हैं। बट माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है। ठीक है, हमने पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है। सो दैट डीएनए, द डीएनए दैट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया विल ट्रांसफर इनटू द प्रोजेनी बट ओनली फ्रॉम द मदर। ठीक है, केवल मदर का जो डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो प्रोजेनी में जाता है। इस चीज को मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के कैरेक्टर, ठीक है, वो प्रोजेनी के अंदर जाएंगे ओनली फ्रॉम मदर। दिस इज कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस। तो मैटरनल इनहेरिटेंस में भी माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, दैट इज इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस। उसकी बात करते हैं। देखिए एपोप्टोसिस क्या होता है, दिस वर्ड एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मीन प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ओके, इट मींस प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ओके, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। देखिए सेल्स जो होती हैं, ठीक है, सेल डिवीजन होता है, न्यू सेल्स बनते रहते हैं। तो ड्यूरिंग सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन अगर कुछ सेल्स जो हैं आपका उनके अंदर क्या है, चेंजेस आ गए, म्यूटेशन हो गया या वो कैंसरस होने की तरफ है। ठीक है, सेल जो उनके अंदर नेक्रोसिस हो या कैंसरस सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो, उससे पहले हेल्दी सेल्स के अराउंड अगर कोई सेल्स इंफेक्टेड हो गई, ठीक है, तो ये सेल को अपने आप सिग्नल मिलता है कि यू कैन कॉज योर डेथ, सो दैट इन्फ्लेमेशन ना हो, ठीक है, प्रोलिफरेशन ना हो, ये सेल दूसरी सेल को इंफेक्टेड ना करे। इसलिए बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसी का पार्ट है प्रोग्राम सेल डेथ। वो इसको सिग्नल देता है कि आप अपनी डेथ कॉज कर लीजिए खुद इन अ प्रोग्राम्ड मैनर। दिस इज अ बेनिफिशियल प्रोसेस। ठीक है, बेनिफिशियल प्रोसेस है, नेक्रोसिस की तरह नहीं है कि डैमेज करेगा, सेल्स को डैमेज करेगा या अदर टिश्यूज को डैमेज करेगा। ठीक है, किसी एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से हो सकता है, मे बी लिगेंड की वजह से, बट कंट्रोल्ड मैनर में। ठीक है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ तो बेनिफिशियल प्रोसेस है। सेल्स को इन्फेक्शन से या कैंसर से बचाने के लिए वो इन्फेक्शियस सेल अपने आप की डेथ कर लेती है। तो ये डेथ दो तरीके से होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। जब एक्सट्रिंसिक एपोप्टोसिस होता है, ठीक है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, कैस्पेज एंजाइम्स। ठीक है, कैस्पेज एक एंजाइम्स की कैटेगरी है। इन एंजाइम्स की वजह से प्रोग्राम सेल डेथ होती है। इन कैस्पेजेस को एक्टिवेट किया जाता है दो तरीके से, एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक क्या होता है कि कोई दूसरी सेल सिग्नल भेजे, ठीक है, कोई दूसरी सेल या बाहर से सिग्नल आए इस सेल के पास जिसकी प्रोग्राम सेल डेथ होनी है। ठीक है, उस सिग्नल से पता चले कि आप अपनी डेथ कर लीजिए। ठीक है, सिग्नल को एक्सेप्ट करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर ने सिग्नल एक्सेप्ट किया, यहाँ पे अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, डोमेन्स होते हैं। ठीक है, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। तो उन डोमेन्स को सिग्नल मिल जाता है कि हाँ बाहर से सिग्नल आ गया, आप अपनी डेथ कर लीजिए। ये होता है एक्सट्रिंसिक एपोप्टोसिस। बट कई बार सेल खुद भी सिग्नल प्रोड्यूस करती है, सेल इटसेल्फ। ठीक है, बाहर से कोई सिग्नल नहीं आया, बाहर से पता नहीं चला कि आपको अपनी डेथ करनी है, खुद सेल को पता चला कि आपको अपनी डेथ करनी है, उसको इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक में जो प्रोटीन्स होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं डेथ कॉज करने के लिए, तो एक एंजाइम होता है बेक्स एंजाइम या बेक्स प्रोटीन। तो ये जो बेक्स प्रोटीन होता है ये प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी सिग्नल माइटोकॉन्ड्रिया से चलते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, दिस बेक्स प्रोटीन, दिस इज हेल्पफुल इन इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस। तो अभी तो हम एपोप्टोसिस नहीं पढ़ेंगे, शायद सेल बायो जो जूलॉजी में उसमें आपके है टॉपिक, या कभी हम एक्स्ट्रा क्लासेस में हम पढ़ेंगे एपोप्टोसिस क्या है, वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसका रोल। बट दिस प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, सो माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हेल्प्स इन द intrinsic apoptosis. So this is also an important function along with the transamination as well as the energy production. So this was all about the functions of the mitochondria.